आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। आप और सब हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर संस्कृति है। इस वजह से इसकी खूब सारी विशेषताएं हैं और विशेषताएं इतनी है कि इनको ना तो किसी पुस्तक में छापा जा सकता है और ना ही किसी वीडियो या लेक्चर के माध्यम से इनको बताया जा सकता है। फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि 5-6 बिंदुओं के माध्यम से इन विशेषताओं को आप तक पहुंचाया जाए। और ये जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बिंदु है ये इस प्रकार होंगे। पहला होगा प्राचीनता, दूसरा होगा सहिष्णुता, तीसरा होगा सर्वांगीणता, चौथा होगा ग्रहणशीलता या अनुकूलनशीलता और पांचवा होगा सांस्कृतिक वैश्वीकरण और अंतिम जो बिंदु होगा वो होगा विविधता या अनेकता में एकता। लेकिन टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप जरा सोचिए कि क्या रामायण की जैसी घटना भारत की भूमि के अलावा किसी अन्य देश की भूमि पर घटित हुई है क्या? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा पवित्र व्यक्तित्व भारत की भूमि के अलावा किसी अन्य भूमि पर हुए हैं क्या? क्या महाभारत के जैसा महायुद्ध धर्म युद्ध भारत की भूमि के अलावा किसी अन्य देश की भूमि पर लड़ा गया है क्या? जिसमें धर्म का सार, धर्म का उपदेश दिया गया हो, जिसमें जीवन की महान से महान रहस्यों का उद्घाटन किया गया हो, जिसमें विश्व की जटिल से जटिल समस्याओं का निराकरण करने के उपाय बताए गए हो। क्या ऐसा कहीं महायुद्ध, कहीं धर्मयुद्ध लड़ा गया है क्या? क्या वेदों के मुकाबले का कोई साहित्य भारत की भूमि के अलावा किसी देश में लिखा गया है क्या? इन सारे सवालों के जवाब शायद ना में होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जहाँ पाई गई वो एकमात्र संस्कृति थी, भारत की संस्कृति। अब हम टॉपिक पे आते हैं। पहला जो बिंदु होगा वो प्राचीनता होगा। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का पहला बिंदु प्राचीनता होगा। प्राचीनता में देखें तो ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख आता है कि सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, यानी कि वह जो संस्कृति जो आदिकाल से सनातन काल से चली आ रही है वह संस्कृति विश्व के कल्याण के लिए। और वो संस्कृति कौन सी है? सनातन संस्कृति, भारत की संस्कृति। इसके बाद बात की जाए तो भारतीय साक्ष्य की बात आ गई। और भारतीय साक्ष्य की जब भी बात आती है तो विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित और कुछ कथित बुद्धिजीवी लोग हमेशा इनको मानने से हिचकिचाते हैं। तो चलो हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें। कर्नल अलकाट, सर वाल्टर रेले, मैक्स मुलर, डोडवेल, विल ड्यूरेंट, ये विद्वान कौन थे? ये पाश्चात्य विद्वान थे। सर वाल्टर रेले और कर्नल अलकाट का क्या कहना था? इनका कहना था कि मानव सभ्यता का उदय सबसे पहले भारत की भूमि पर हुआ था। मैक्स मुलर क्या कहता था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मनुष्य की बुद्धि का उच्चतम विकास और विश्व की महान से महान रहस्यों का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ हुआ, तो उत्तर होगा भारत की भूमि पर हुआ। इसके बाद विल ड्यूरेंट को ले लीजिए। विल ड्यूरेंट ने, जो अमेरिकन विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि भारत की सभ्यता इतनी शानदार है कि वो मोहनजोदड़ो से शुरू होकर सर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी तक लगातार इसका सिलसिला चलता ही आ रहा है। इसके बाद ले लीजिए डोडवेल ने क्या कहा था? डोडवेल कहता है कि भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है जिसमें अन्य नदियां आकर के समाहित हो जाती है। तो ये भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। तो इस प्रकार इन पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मानव सभ्यता का उद्गम कहाँ हुआ था? भारत की भूमि पर हुआ था। भारत की भूमि पर ही सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति एक प्राचीनतम संस्कृति है। उसके बाद बात की जाए सहिष्णुता की। आप सब इस बात को जानते हो कि भारत की भूमि पर विदेशी आक्रांताओं ने कई बार आक्रमण किए। विदेशी जातियां भी आई, विदेशी संप्रदाय के लोग भी आए, विदेशी धर्म के लोग मानने वाले लोग भी आए, लेकिन भारत के नागरिकों ने, भारतीय लोगों ने कभी भी इनके साथ सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। उल्टा इनको अपनी संस्कृति में आत्मसात ही किया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति हमेशा से सहिष्णु रही है। उसके बाद बात कीजिए सर्वांगीणता की। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास की पक्षधर रही है। गीता को ले लीजिए। गीता में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग का उल्लेख किया गया। ये सारी चीजें क्या है? ये मनुष्य के व्यक्तित्व की प्रत्येक पक्षों के विकास की बात करती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति मनुष्य के शारीरिक को, मानसिक को, आध्यात्मिक को, सभी पक्षों के विकास की बात करने वाली संस्कृति। इसके बाद बात की जाए ग्रहणशीलता या अनुकूलनशीलता। हम और आप इस बात को जानते हैं कि विदेशी आक्रांता आए और विदेशी आक्रांताओं के साथ विदेशी संस्कृतियों को मानने वाले सारे लोग आए। इन संस्कृतियों से भारत की संस्कृति ने जो चीज़ें ग्रहण करने योग्य थी उनको ग्रहण भी किया, और जो चीज़ें तटस्थ रहने के लायक थी तटस्थ रही, जो चीज़ें त्याग करने के योग्य थी त्याग किया। इसके अलावा भारत की संस्कृति ने विश्व को देन भी दी है, बहुत सारी चीज़ें भी दी है।
अब बात करें यूनानी संस्कृति से हमने क्या सीखा, तो सप्ताह में 7 दिनों का विभाजन, ज्योतिष गणना, काल गणना, मूर्ति कला पर प्रभाव, सिक्के डालना यानी कि मुद्रा कला पर प्रभाव, ये सारी प्रभाव यूनानी सभ्यता से लिया गया। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कहाँ से, ईरानियों से हमने लिया। तो भारतीय संस्कृति ने विश्व की सभ्यताओं और संस्कृतियों से ग्रहण भी, बहुत सारी चीज़ें ग्रहण भी किए। तो ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता या अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। इसके बाद बात कीजिए सांस्कृतिक वैश्वीकरण। भारत और विश्व के इतिहास में कोई एक ऐसा साक्ष्य नहीं मिलेगा जिसमें ये सिद्ध होता हो, प्रमाणित होता हो कि भारत के किसी सम्राट ने, भारत के किसी संप्रदाय ने, भारत के किसी महापुरुष ने चल कर के किसी विदेश पर आक्रमण किया हो। कहीं नहीं मिलेगा साहब। विदेशी आक्रांता भारत पर आए, उन्होंने भारत की धार्मिक स्थलों को तोड़ा, भारत की जनता का कत्लेआम किया, भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, साक्ष्य भरे पड़े हैं। इसके विपरीत भारतीय शासकों ने तो प्रचारक ही भेजे थे। अशोक ने बौद्ध प्रचारक भेजे थे। भारत के शास्त्रों से या सनातन संस्कृति के शास्त्रों से राष्ट्रवाद निकला है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रवाद भी निकला है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की धारणा कहाँ से है, भारत की। उसके बाद पृथ्वी हमारी माता और हम सब इसके पुत्र कहाँ के, भारत से निकला है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकली, भारत से निकली, और ये सारी चीज़ें पूरे विश्व को एक करने का प्रयास करती है। और इसके बाद बात की जाए अनेकता में एकता की, तो भारत में सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता इत्यादि प्रकार की पाई जाती है। राजनीतिक एकता की बात करें तो रामायण काल से, महाभारत काल से, उसके बाद महाजनपद काल में, मगध महाजनपद के अंतर्गत, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसके बाद गुप्त शासन काल में, उसके बाद सल्तनत शासन काल में, उसके बाद मुगलों के शासन काल में, उसके बाद अंग्रेजों के शासन काल में भारत को राजनीतिक एकता दी गई थी। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भौगोलिक एकता की बात की जाए तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में क्या समुद्र, और पूर्व पश्चिम में क्या समुद्र। ये सारी भौगोलिक संरचनाएं भारत को एक करने का प्रयास करती है। इसके बाद विष्णु पुराण में भी लिखा गया है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो क्षेत्र है उसको भारत कहा जाता है और उसकी संतति क्या है, भारतीय। तो ये सारी चीज़ें भी भारत को एक करने का प्रयास